Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. First article में we will be discussing about flash flood. Second article में we will be discussing about money laundering and the act itself, the Prevention of Money Laundering Act of 2002. Then Philippines President visit to India. We will be discussing about this in the third article. फर्स्ट आर्टिकल में वी हैव टू ब्रीफली अंडरस्टैंड कि क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड में क्या फर्क होता है. देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर आर्टिकल इजिली. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लैश फ्लड, इट इज अ सडन फ्लड, ठीक है ना, एकदम से जो बाढ़ आ जाती है. बट क्लाउड बर्स्ट में भी एकदम से बाढ़ आती है. अब यहाँ पे एक जगह पे जहाँ पर आपको एक्सट्रीम रेनफॉल देखने को मिलती है, अप्रॉक्सीमेटली 100 mm रेनफॉल एक घंटे के अंदर अंदर, दूसरी तरफ आपकी यूजुअल रेनफॉल रहती है. अब दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होने की वजह से एक घंटे के अंदर फ्लड लाइक कंडीशन आपकी बिल्ट हो जाती है, वेयर दूसरी तरफ आपका 6 घंटे के अंदर ये एक्टिविटी होती है जहाँ पर फ्लड लाइक डेवलपमेंट आपकी होती है. अब यहाँ पर मॉडरेट से इंटेंस रेनफॉल हो सकती है, दूसरी तरफ आपकी एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल आपको देखने को मिलती है. अब इसमें ज़्यादातर फ्लड जो होते हैं फ्लैश फ्लड में, ये आपके डाउनस्ट्रीम वैली पार्ट में या लो लाइंग रीजन में देखने को मिलते हैं. क्लाउड बर्स्ट में ये आपको किसी भी एरिया में 10 by 10 किलोमीटर्स का जो एरिया होता है उसमें देखने को मिल सकती है. अब इसमें ट्रिगरिंग पॉइंट क्या हो सकता है? रेनफॉल, लैंडस्लाइड, या एकदम से कोई डैम फट गया, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में जैसे आपने सुना, वो सब चीज़ें हो सकती हैं. इसमें सिर्फ और सिर्फ रेन की इंटेंसिटी मैटर करती है. ये हिली एरिया में कॉमन है और ये आपका रेयर एक कहीं भी कभी भी घटना हो सकती है. अब बात ये की जाती है कि भाई उत्तराखंड में अभी क्या हुआ जिसकी वजह से ये फ्लैश फ्लड न्यूज़ में थे. तो एक धरौली विलेज है, यहाँ पर आपको फ्लैश फ्लड देखने को मिला. अब हुआ क्या, इस एरिया को अगर आप देखें तो एक यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है आपकी, और अब यहाँ से एक मड स्लाइड आपकी आती है एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट इसका इस वाले और इस वाले पार्ट पे आपको देखने को मिलता है. मतलब यहाँ पर ये जो रेड एरिया आप देख रहे हो ना, ये रेड पार्ट, ये बिल्डिंग्स हुआ करती थी कभी, अब ये बिल्डिंग आपको देखने से भी नहीं मिल रही है. मतलब यहाँ पर खीर गंगा रिवर के ओवरफ्लो होने की वजह से 4 लोगों की तो मौत हो चुकी है, बट 60 से 70 लोग अभी भी मिसिंग हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 9 आर्मी पर्सनल भी हमारे अनअकाउंटेड हैं. अब यहाँ पर फ्लैश फ्लड की अगर हम बात करें तो एकदम रैपिडली आपका जो लेवल है वाटर का इंक्रीज होता है, हाई वेलोसिटी आपको देखने को मिलती है वाटर की, एंड प्लस इससे कहीं ना कहीं कई बार इसके साथ लैंडस्लाइड, मड स्लाइड और डिब्री फ्लो आपको देखने को मिल जाता है. तो कहते हैं कि भाई ये बहुत तगड़ी डिस्ट्रक्शन कुछ मिनट सेकंड के अंदर आपका ला पाता है. आपने सोशल मीडिया पे शायद इससे रिलेटेड कई वीडियोस भी देखी होंगी जहां पर पर्सन्स कुछ विसल बजा रहे हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये सारा कुछ चंद कुछ 10 सेकंड के अंदर इस तरह से हो गया कि लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया. तो कहते हैं इसके पीछे कारण क्या है कि जो अनप्लान कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रही है रिवर बेड के ऊपर, जहां पर इंक्रोचमेंट कर लिए लोगों ने, उसकी वजह से कई दिनों से यहाँ पर बारिश चल रही थी. जैसे ट्रिगरिंग फैक्टर में अगर हम बात करें तो 3 से 4 दिन में यहाँ पर बहुत अच्छी खासी इंटेंस रेनफॉल हुई है. प्लस कई बार इन एरियाज में आपको डिफॉरेस्टेशन और सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी कम देखने को मिलती है, उस वजह से भी ये ट्रिगर होता है. एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंटेंसिटी रेनफॉल की चेंज होती जा रही है, वेरिएबिलिटी आ रही है रेनफॉल में, वो भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है. अब कई इंस्टांस में ऐसा होता है कि भाई पहाड़ के ऊपर कोई चट्टान खिसक के गिर गई, अब उसने रिवर को ब्लॉक कर दिया, ऊपर से पानी आता रहा, अब एकदम से वो ब्लॉकेज टूटती है, तो लैंडस्लाइड ने ब्लॉकेज क्रिएट करी और सडन रिलीज हुआ पानी का, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है. मैंने इंस्टांस ऐसा होता है कि भाई आपका ग्लेशियर बेल्ट किया, अब मोरेन डेब्रीज वगैरह या कुछ भी कारण से ये पानी आपको यहाँ पर होल्ड है. अब ग्लेशियर तो पिघल चुका है, बट जैसे ये मोरेन आपकी एंड मोरेन टूटेगी, इसके बाद पानी एकदम से नीचे आएगा और ये कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया में फ्लडिंग की प्रॉब्लम कर देगा. अब स्पेशली इस एरिया की प्रॉब्लम की बात करें तो क्या आपको देखने को मिलता है? एक तो रेनफॉल एक फैक्टर है, बट यहाँ पर स्टीप स्लोप भी आपको देखने को मिलता है. रफली इस एरिया में आपको जो हाइट देखने को मिलती है 800 से कितना 6900 मीटर तक देखने को मिलते हैं. तो एक टोपोग्राफी इस तरह की है, एकदम से स्टीप स्लोप टाइप से आपको देखने को मिलता है, तो वो एक कारण हो सकता है. बाकी
लैंडस्लाइड और मड स्लाइड यहाँ पर बहुत कॉमन है, बिकॉज आपको पता है हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है, तो यहाँ पर जो आपकी डिब्रीज, ब्लॉडर और वाटर है वो कई बार बहुत नैरो एरिया से निकलता है, और जिसकी वजह से उसकी एकदम से रैपिडली स्पीड इंक्रीज होती है, और जिस तरह से ये डिस्ट्रक्शन हुई है इसको आप क्लाउड बर्स्ट तो नहीं कह सकते, बिकॉज रेनफॉल ने कभी भी इस मार्क को टच नहीं किया था। एंड जो रिकॉर्डेड बारिश आपको देखने को मिल रही थी वो 2.7 mm के आसपास देखने को मिल रही थी। एंड थोड़ा रैपिडली ये बिल्ड किया आपका 8-8:30 AM से 4:30 बजे के बीच में, तो इसे लाइक क्लाउड बर्स्ट तो नहीं कह सकते हो आप। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई देखो इस एरिया में टोपोग्राफी तो एक फैक्टर है ही है कि भाई रिजिड एरिया है, स्लोप बहुत हाई है, नैरो वैलीज हैं, ऊपर से यहाँ पर स्नो फिड माउंटेन्स हैं जो पूरे साल बर्फ से कवर रहती है। एंड ये ग्लेशियर जो हैं जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, ये कांस्टेंट एक सोर्स है वाटर का यहाँ पे। तो कहते हैं कि भाई इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे समझनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर फैक्टर जो आज हमने डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हमने एक एक्ट बनाया, एक्ट का नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अभी तक इसमें 5,892 केसेस को रजिस्टर किया गया, 5,892 केसेस, बट सरप्राइजिंगली इसमें कन्विक्शन आपको सिर्फ 15 लोगों का देखने को मिला है। कितने? ओनली 15 आर कन्विक्टेड। तो यहां पर राज्यसभा में मिनिस्ट्री, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने जवाब दिया था किसी बात का, तो कहते कि भाई ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिख रहा है ये लॉ, एंड कहीं ना कहीं इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और वैसे भी मनी लॉन्ड्रिंग के जिस तरह से केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, कन्विक्शन रेट तो उसके हिसाब से नहीं आ रहा है। तो यहां पर सबसे पहले अपने को समझना होगा मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सेक्शन 3 में आपका डिफाइन किया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में, कि जहां पर आप एक ऐसी पैसे की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हो जो किसी क्राइम से आया हो, मतलब आप पोजेशन, एक्विजिशन और यूज कर रहे हो ऐसे प्रोसीड की जो क्राइम से आए हैं, एंड आप उसको चेंज कर देते हो अनटिंटेड प्रॉपर्टी में। मतलब कहने का क्या है, लेट्स से आपने कुछ करप्शन की, अब इसके बाद आपने ये जो पैसा है कुछ अलग सोर्सेज में डाला, जैसे इसमें पहली आती है आपकी प्लेसमेंट, लेयरिंग और आपकी इंटीग्रेशन। ये 3 स्टेप्स होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। तो आपने इस प्रोसेस में डाला, अब आपकी क्लीन मनी आपके हाथ में आ गई। अब प्लेसमेंट क्या होता है? जहां पर आप फाइनेंशियल सिस्टम में इस मनी को इंट्रोड्यूस करते हो, ये सबसे डेंजरस टाइम होता है। अब इसमें क्या होता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने एक रिश्वत ली 100 करोड़ की, आपने इस 100 करोड़ को छोटे छोटे सम्स में डिवाइड कर दिया। लेट्स से आपने अपने फ्रेंड, फैमिलीज और कुछ लोगों को साथ में लिया और 1-1 लाख रुपए के सम में इसे कन्वर्ट कर दिया। अब ये 1-1 लाख रुपया आप सबसे पहले छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप करेंगे लेयरिंग, जिसमें इसको आप मल्टीपल अकाउंट्स, जुरिस्डिक्शन और ट्रांजैक्शन के थ्रू रूट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 लाख रुपया इन्होंने यूएस में किसी के पास भेजा, यूएस से ये पैसा किसी शेल कंपनी में गया, शेल कंपनी में इन्वेस्ट होने के बाद ये वापस से आपकी वाइफ या हस्बैंड की कंपनी में पैसा आया और ये पहला पैसा हो गया लेजिटिमेट। तो लेयरिंग में ये जो पैसा यूएस गया, शेल कंपनी में गया, फिर वाइफ के अकाउंट में आया, वाइफ की कंपनी में आया, उसके प्रॉफिट में छलका, तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये सभी चीज़ें लेयरिंग में आती हैं। और जब आप उसी चीज़ से बाद में रियल एस्टेट, लग्जरी गुड या बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस पार्ट को कह देते हैं हम इंटीग्रेशन, जहाँ पर आपने फाइनेंशियल सिस्टम में इसको इंट्रोड्यूस अब कर दिया है। तो ये इसमें स्टेप्स आते हैं। तो कहते हैं इससे इम्पैक्ट क्या आता है? मैंने कहा यार देखो, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का कोई रोल नहीं रह जाता, फिर तो आपकी इकोनॉमिक और मॉनेटरी स्टेबिलिटी की धज्जियां उड़ जाती हैं। क्यों? जितना ज़्यादा ब्लैक मनी होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम आएगी मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? रेपो रेट आपने कंट्रोल किया, अब लेट्स से मेरे पास ब्लैक मनी पड़ा है तकरीबन 100 करोड़, तो मेरे को क्या बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ेगी? द आंसर इज नो। तो यहां पर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाएगी। जितना इकोनॉमी में ब्लैक मनी पैरेलल इकोनॉमी चलेगी उतना इनइफेक्टिव हो जाएगी। देन ये टेरर फाइनेंसिंग में यूज होती है।
जैसे आप मान लीजिए, और ये जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, अब इसमें लोगों ने फ्री में थोड़ी काम किया होगा, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होंगे उनको पेमेंट दी गई होगी, लॉजिस्टिक का सपोर्ट लगता है, खाने पीने की व्यवस्था करनी होती है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, ये जो पैसा होता है हवाला के थ्रू जो मूव कर रहा है यहाँ पे, तो इससे कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग भी की जाती है। एंड मोर ओवर इससे कहीं ना कहीं आप ये देख के चलो कि जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी प्रमोट की जाती है। लेट्स से आज मेरे को कोई 10,000 करोड़ रुपए पकड़ा दे एंड मुझे कहे कि भैया लेट्स से आपने हरियाणा की गवर्नमेंट या पंजाब की गवर्नमेंट टॉपल करनी है, आपके पास पैसा है, आप एमएलए खरीदो, एंड मैं वो स्टार्ट कर देता हूं। आपको पता है इंडिया में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, कहो या ना मानो, मानो या ना मानो, तेलंगाना में अभी भी शेड्यूल 10 के अगेंस्ट जो स्पीकर की रूलिंग है वो पेंडिंग है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई का लास्ट उनको अल्टीमेटम दिया था, फिर भी पेंडिंग है। तो सालों साल लग जाते हैं उसमें प्रोसीडिंग में। तो यहां पर पॉलिटिकल करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सब चीजें इसमें इंक्रीज होती हैं। देन ये कहीं ना कहीं देश की फॉरेन रेपुटेशन को भी इंपैक्ट करते हैं जब आपकी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी की बात होती है। तो अब इस एक्ट के अंदर वेरियस सेक्शन है। पहला सेक्शन, अच्छा एक्ट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। एक्ट 2002 में आया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई एक्चुअल में जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको हम रोकेंगे, एंड प्लस जो प्रॉपर्टी उससे बनाई गई है उसको कन्फिस्केट यानी जब्त कर लेंगे। इसको फोर्स में लाए थे हम 2005 में। एंड अभी अगर हम बात करें तो इससे यूएन पॉलिटिकल डिक्लेरेशन और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंडर जो हमारी कमिटमेंट थी उसको हम फुलफिल करते हैं। अब सेक्शन 3 की यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन करता है। सेक्शन 5 प्रॉपर्टी अटैच करने के बारे में बात करता है। सेक्शन 8 आपकी ऑथराइज करता है अटैचमेंट को एंड कन्फिस्केट करने की बात करता है। फिर उसके साथ साथ सेक्शन 17, 18 सर्च और सीजर की परमिशन देता है बिना किसी नोटिस के। सेक्शन 45 नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाता है इसे। सेक्शन 66 यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात करता है, ईडी किसी और के साथ कर सकती है। सेक्शन की तो बात ना करें, बट यहाँ पर एक सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट है कि बर्डन, नेचुरली ये होता है कि सरकार ये प्रूव करेगी कि आप गिल्टी हैं। ये पहला ऐसा लॉ है जहां पर आपको प्रूव करना होगा कि आप गिल्टी नहीं हैं। तो ये एक मेजर चीज़ है इसमें जो फेरबदल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसके साथ इशू ये है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। कहते हैं कि भाई यहाँ पर सिलेक्टिव टारगेटिंग होती है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है ये। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके मिसयूज को फ्लैग किया था विजय मंडन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये जो बर्डन शिफ्ट करने की बात हुई है ये आप फेयर प्रिंसिपल के अंडर नहीं आता, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंडर नहीं आता, आप इसको रिवर्स करो, जिसमें ये कहा जाता है कि भाई यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आपने उस चीज़ को यहाँ पर बिल्कुल चेंज कर दिया। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है ट्रायल के टाइम पे, तो वो भी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हमने कई जगह पर करा है 85 कंट्रीज के साथ, जिससे प्रिवेंट कर सके टैक्स इवेजन को। एंड मोर ओवर टैक्स इवेजन होता है जहां पर इलीगल मेथड से आप अपने टैक्स को कम करने की कोशिश करते हो। तो यहां पर आप एक्सचेंज करते हो फाइनेंशियल और टैक्स रिलेटेड डाटा को एक दूसरे कंट्रीज के साथ। आइए अब बात करते हैं इंडिया फिलिपिन टाइज के बारे में। 1949 में ये टाइज स्टार्ट हुआ था। वैसे तो हम दोनों देश, हम हुए थे 1947 में आज़ाद, फिलिपिन हुआ था 1946 में, तो दोनों की दोस्ती स्टार्ट हुई 49 में। अभी दोस्ती अच्छी होने के पीछे कारण है चाइना फैक्टर। साउथ चाइना सी में चाइना ने इन्हें परेशान कर रखा है, एंड कहीं ना कहीं चाइना से हम भी परेशान हैं ही हैं। तो यहाँ पे एक आप ये कह सकते हो कि ये दोस्ती अच्छी होने के पीछे कारण ये भी है। तो अभी हमारी जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं इसको 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो अभी मोदी जी के पास मिलने आए हैं इनके मैक्रोस जूनियर जो प्रेसिडेंट है वो, एंड आपस में इन्होंने रिलेशनशिप को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे एलिवेट करने की बात की है। डिफेंस और मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे वैसे हम दोनों की जो दोस्ती है सिपोय सेटलमेंट इन लुजोन यहाँ से शुरू हुई थी, जो आप कॉलोनियल टाइम से लिंक कर सकते हो, बंगाल और मलिनाल के बीच में। तो वैसे हमारी इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी, लेटर हमने जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई उससे कन्वर्ज करती है ये। हमारा कहीं ना कहीं 1990s के बाद एशियन कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड चल रहा था तो उसके बाद ये चीज़ें आपकी और ज़्यादा तेज हुई।
अब यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो लाइक आप ये मान के चलो कि हमारे आपस में अभी हम एक जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी बनाएंगे एंड एक जॉइंट डिफेंस इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कमेटी बनाएंगे, जिससे हम इंश्योर करेंगे कि भाई रैपिड एक्सचेंज को हम प्रमोट कर सके डिफेंस से रिलेटेड। कहीं ना कहीं एक डिफेंस अटैची ऑफिस यहाँ पर मैनिला में हम ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हम इनके साथ सबमरीन और हाइड्रोग्राफिक कॉपरेशन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल हम को प्रोड्यूस करेंगे, आकाश एयर डिफेंस को हम बिल्ड करेंगे। वैसे हम इकलौती एशियन कंट्री है जिन्होंने साउथ चाइना सी में इनके साथ ड्रिल किया था, ज्वाइंट ड्रिल किया था एंड हमारा वाइट शिप एग्रीमेंट भी है इनके साथ एंड मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस एग्रीमेंट भी है इनके साथ। मोर ओवर अभी जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 3 to 3.5 बिलियन डॉलर के आसपास आपको देखने को मिलती है। अभी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हम आपस में करने वाले हैं एंड कहीं ना कहीं वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस की होती है यहाँ पर आपके कुछ पार्ट्स में। तो अभी आने वाले समय में आपको कोऑपरेशन देखने को मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी में, बिकॉज निकल ये अच्छा खासा प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया के पास स्कोप है अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने का। साइबर सिक्योरिटी एआई में हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, स्पेस वो चाहते हैं प्रमोट करना तो इंडिया इनकी हेल्प कर सकता है, असिस्ट कर सकता है। हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल आप ये मान के चलो 20% हमारे जो इंडिया फार्मा सप्लाईज है 20% है वो फिलीपींस के इंपोर्ट का, तो अच्छा खासा हमारा वहाँ पर भी रोल है। एंड डिजास्टर रिलीफ में भी हम एक दूसरे के साथ कोवर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस ये है कि साउथ ईस्ट एशिया आसियान कंट्रीज़ के साथ क्लोजनेस हमारी इंक्रीज़ हो सकती है, हमारी स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं हम साउथ चाइना सी के फ्री अनफेयर एक्सेस को हम प्रमोट कर सकते हैं। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट इसकी एक अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ पर हम टाइमली हथियारों को डिलीवर करते तो इससे हमारा जो ओवरऑल प्रेजेंस है डिफेंस एक्सपोर्ट में वो इंक्रीज़ होगा। तो वे फॉरवर्ड यही है, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट को और बेटर करो, पीपल्स टू पीपल टाई को एक्सपैंड करो, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम आप रन कर सकते हो। मरीन टाइम सिक्योरिटी अवेयरनेस के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं एंड आपस में डिफेंस कोऑपरेशन को डेवलपमेंट के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अभी ट्रेड बहुत लिमिटेड है, इस ट्रेड को हम और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले समय में हमारे रिलेशन किस तरह से इस कंट्री के साथ इंप्रूव होते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे पढ़नी थी। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर से दबाना।